नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित है आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने इकोनॉमी सेशन को आज करने वाले हैं। इकोनॉमी सेशन के प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने आज के सेशन पे। आपका क्या स्कोर रहा है इस चीज को जरूर बताइएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू कीमतों के आधार पर, स्थिर कीमतों के आधार पर, बाजार कीमतों के आधार पर, या फिर कारक लागत के आधार पर? तो यहाँ पे देखिए, वास्तविक जीडीपी की बात कर रहा है, रियल जीडीपी की बात कर रहा है। इसमें क्या है, ये हमेशा जो है आधार वर्ष के ऊपर निकाली जाती है। रियल जीडीपी जो क्या होती है, ये आधार वर्ष के ऊपर होती है। अगर पूछा जाए कि आपका आधार वर्ष क्या है, तो बेटा इसे चेंज किएगा। पहले तो 2012 था, इसका 2022 और 2023 इसका आधार वर्ष कर दिया गया है। तो इस चीज को यहाँ पे भी आपको याद रखना है। तो बेटा इसमें क्या है, इसमें आपका स्थिर कीमतों के ऊपर इसको निकाला जाता है हमेशा। क्लियर? ताकि जो है मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाया जा सके और अर्थव्यवस्था ने क्या वास्तविक वृद्धि का दर्ज की है उसका सही आकलन किया जा सके। इसी को रियल जीडीपी कहा जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुख्यतः किसे मापता है? थोक कीमतों को, उत्पादन लागत को, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को, आय के स्तर को। तो बेटा याद रखिएगा, ये हमेशा, क्योंकि ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो ये उपभोक्ता वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं उस पे मापता है। ये जो आपका फुटकर विक्रेता होते हैं, इनकी कीमतों पे नहीं मापता। ये जो थोक विक्रेता होते हैं उनकी कीमतों के आधार पर, मतलब ये उपभोक्ता को किस कीमत पे चीजें मिल रही हैं उस पे नापा जाता है। क्लियर? तो इस चीज को याद रखिएगा। आरबीआई जो है मुद्रास्फीति के जो लक्ष्यीकरण होता है, ये इसके लिए हमेशा जो है, जो टारगेटिंग आपका मुद्रा इन्फ्लेशन होता है, उसके लिए आपका इसी का प्रयोग किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ही प्रयोग किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। बैंक दर, बैंक रेट का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, संसद, आरबीआई या फिर नीति आयोग? तो बेटा बैंक दर वह दर होता है जिसपे आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक जो बैंकें होती है उनको दीर्घकालिक ऋण देता है। कि कैसा ऋण देता है? तो यहाँ पे बेटा इस चीज को याद रखिएगा, ये दीर्घकालिक ऋण होता है। इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण दर हमेशा आरबीआई ही करती है। आरबीआई ही तय करती है कि हम आपको किस इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा उधार देंगे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, या फिर करों में वृद्धि? तो बेटा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है आप सभी लोगों को पता है। ये जो सामान्य मूल्य स्तर है उसमें वृद्धि हो जाना। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए हमने बिस्कुट कहा, पहले 5 रुपए का मिल रहा था, 5 रुपए का कितना मिल रहा था आपका? 100 ग्राम मिल रहा था। ठीक, ये क्या है, ये 100 ग्राम है, मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, ये 5 रुपए का ही मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या इन्होंने कर दिया इन्होंने 70 ग्राम। तो ये भी इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें 30 ग्राम इन्होंने कम कर दिया। तो इस चीज को जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो घट जाती है, और ये आर्थिक स्थिरता के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में देखा जाता है। एक सामान्य अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, जिसे टारगेटिंग के तौर पे 4% का रखा गया, 4% के आसपास है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है, जैसे वर्तमान समय में है, तो उसे जो है आपका खतरनाक स्थिति मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चालू खाते, करंट अकाउंट में कौन सा घटक शामिल नहीं होता? वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, पूंजी प्रवाह, या फिर आय हस्तांतरण? तो यहाँ पे आपको जो चालू खाते होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, इसमें जो पूंजी प्रवाह होता है बेटा, ये शामिल नहीं होता है। ये कौन सा? ये वस्तु एवं सेवा व्यापार जैसे प्राथमिक आय और द्वितीयक आय शामिल होती है। वहीं पे पूंजी प्रवाह जो खाता है वो अलग भाग होता है। इसका विभाजन भुगतान संतुलन को समझने के लिए किया जाता है। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। प्रत्यक्ष कर का भार किस पर पड़ता है? उपभोक्ता पर पड़ता है, उत्पादक पर पड़ता है, जिस पर कर लगाया जाता है उसी पे पड़ता है, सरकार पे पड़ता है? तो बेटा ये जिस पर कर लगाया जाता है उसी के ऊपर आपका इसका असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। या वही व्यक्ति या वही संस्था वहन करती है जिस पर ये लगाया जाता है। जीएसटी की तरह नहीं है कि अगले व्यक्ति पे ट्रांसफर कर दिया जाए। जीएसटी क्या है? जीएसटी में आपका जो उपभोक्ता होता है उसके ऊपर कर लगा दिया जाता है। उसमें बीच में जो आपका सेलर होता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल आय, उधारी
माइनस बचत, पूंजी व्यय या फिर पूंजी प्राप्तियां। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो कुल व्यय होता है और कुल आय जो होती है, इसके बीच का जो अंतर होता है उसे ही राजस्व घाटा कहा जाता है। कि मतलब हमने क्या किया, जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने 100 रुपए का व्यय कर दिया, ये क्या है, ये आपका व्यय है। लेकिन हमारी जो आय होती है, आय हमारी क्या हुई, 80 रुपए हुई, ये हमारी क्या है, ये हमारी आय हो जाती है। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास 20 रुपए बचता है, वो भी कैसा, माइनस में। क्यों, क्योंकि आय हमारी 80 थी, हमने 20 रुपए कहीं से उधार लेकर क्या किया, जो हमने खर्च कर दिया, तो हमारा जो घाटा होगा वो 20 रुपए घाटा आपका हो जाएगा। वर्तमान समय में देखें, जो ईएमआई वगैरह चल रही हैं और जो सारी चीजें, इससे आम व्यक्ति को ये लगता है कि हमारा प्रॉफिट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज देखा जाए कि उसमें कुछ घाटा भी होता है। क्यों, क्योंकि आपकी आमदनी चाहे जितनी, आपने जरूरतें ज्यादा कर ली और आपने, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि ईएमआई के लिए ही लोगों की जान तक का उन्होंने अपनी जान दे दी। अभी कुछ दिन पहले ही एक दंपत्ति को, जो ईएमआई वसूली वाले होते हैं, उन्होंने कायदे से पीटा था। तो ये कहीं ना कहीं आपका देखने में घातक होता है, तो इसलिए यही घाटा है, लेकिन ये राजकोषीय घाटा सरकार का है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर का उद्देश्य क्या है, ऋण को बढ़ाना है, तरलता बनाए रखना है, कर संग्रह करना है, निवेश को घटाना है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका ये एसएलआर है, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है बेटा, ये तरलता को बनाए रखना होता है, कि तरलता हमारी बनी रहे। ये चीज यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या है, इसमें जो बैंक होती है, अपनी जितनी भी जो भी जमा पूंजी है, जो जमा पूंजी होती है, उस जमा पूंजी का एक हिस्सा को क्या रखती है, एक हिस्सा को हमेशा सुरक्षित रखती है, एक हिस्सा। इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। क्लियर, इसे नियंत्रित कौन करता है, इसे आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, आरबीआई गवर्नर के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इसे वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया था। ये हमेशा बजट प्रस्तुत करने से 1-2 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान में स्थिति क्या है, उसकी चुनौतियां क्या हैं और संभावनाएं क्या हैं, आखिर हम क्या अर्जित कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपेक्टेशन होते हैं, और लास्ट में हमने क्या, पिछले साल हमने क्या उसे पाया है, उन सभी चीजों को यहाँ पे दिखाया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एफडीआई और एफपीआई में मुख्य अंतर क्या है, कर दर है, निवेश अवधि एवं नियंत्रण है, मुद्रा है, सरकारी अनुमति है। देखिए एफडीआई क्या है, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं, और जो एफपीआई है, इसे भी जो है आपका अल्पकालीन पोर्टफोलियो के रूप में जानते हैं। यहाँ पे एक अंतर होता है, जो एफडीआई होता है, ये कैसा है, ये दीर्घ के लिए, दीर्घ समय के लिए, दीर्घ काल के लिए है, और वहीं पे जो एफपीआई है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कम अवधि के लिए, अल्पकाल के लिए, कम अवधि के लिए। ये दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें आपको याद रखना है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें निवेश की अवधि और नियंत्रण दोनों इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि प्रबंधन में जो एफडीआई वाला है वो शामिल होता है, एफपीआई वाला कभी भी शामिल नहीं होता है। ये क्या है, जो एफपीआई होता है ये 10% से कम होता है, और जो एफडीआई होता है ये 10% से अधिक इन्वेस्टमेंट जब होता है तो उसे कहा जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी विधि शामिल नहीं है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि या फिर मूल्य विधि। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, इसमें मूल्य विधि को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। वहीं पे जब जीडीपी की गणना की जाती है, रियल जीडीपी की गणना की जाती है, तो उसमें मूल्य विधि को शामिल करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना में हम मूल्य विधि को शामिल नहीं करते। इसमें क्या है, उत्पादन, आय और व्यय विधि से की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। मुद्रास्फीति सूचकांक में खाद्य पदार्थों का भार किसमें अधिक होता है, डब्ल्यूपीआई में, सीपीआई में, जीडीपी डिफ्लेटर में या फिर आईआईपी में। तो इसमें बेटा जो सीपीआई होता है, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, इसमें जो है खाद्य पदार्थों का भार सबसे अधिक होता है। इसमें क्योंकि उपभोक्ता खर्च पैटर्न पर आधारित होता है, इसमें खाद्य कीमतों में बदलाव सीपीआई को अधिक प्रभावित करता है। यही कारण है कि जो आरबीआई है वो सीपीआई को ही हमेशा टारगेटिंग के लिए यूज करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है? निजी उधार है, विदेशी सहायता है, सरकार द्वारा लिया गया कुल ऋण है या फिर बैंक ऋण है। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, सार्वजनिक ऋण का मतलब होता है जो सरकार ऋण लेती है, उसको कहा जाता है सार्वजनिक ऋण। और ये सरकार लेती है, ये देश के भीतर ले या देश से बाहर ले, उस सभी को सार्वजनिक ऋण ही कहा जाता है। ये कभी-कभी विकास परियोजनाओं के लिए, कभी-कभी जो घाटा आपने देखा था ना, जिसमें मैंने बताया था -20 रुपए, उस घाटे की पूर्ति के लिए एवं जो वित्तीय प्रबंधन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बेरोजगारी माप के लिए, वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए, कर निर्धारण के लिए या फिर विदेशी व्यापार के लिए। तो बेटा यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग। ये फिर है क्या? ये आपको बेटा याद रखिएगा कि जीडीपी का जो वास्तविक जीडीपी होती है ना, वास्तविक जीडीपी को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर का। इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था का जो समग्र मूल्य स्तर है ना, उसको दर्शाता है। इसमें उपभोक्ता कीमतों को नहीं, मतलब इसमें सीपीआई को नहीं, इसमें कुल मूल्य जो चल रहा है ना उसको दिखाता है। तो इसलिए इसे आपको याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है, निर्यात प्रोत्साहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना, कर का संग्रह करना या फिर सब्सिडी को घटाना। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो निर्यात प्रोत्साहन है मतलब अपने यहाँ से चीजों को ज्यादा से ज्यादा निर्यात कीजिए, वहां से मंगाइए कम, यहाँ पे देश के बाहर भेजना, देश के बाहर, इसे ही हम क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। तो इसमें क्या है, विदेशी मुद्रा का अर्जन आपका क्वेश्चन सही होगा। इसीलिए इसको हमेशा कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में मोदी जी कह रहे हैं जाइए देश के बाहर काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर भेजिए, बेचिए। बाकी भले जो है यहाँ पे आम में पेस्टिसाइड ज्यादा होने के कारण बाहर के देशों में इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, वो सारी अलग चीजें हैं। क्लियर? तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, विदेशी अगर मुद्रा अर्जन होगा तो क्या होगा, तो आपका जो भुगतान संतुलन है ना वो नियंत्रित रहता है, कि आपने जो चीजें वहां से इंपोर्ट की हैं और जो यहाँ से बेची उसके बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें हम बाहर बेच रहे हैं। तो आज का सेशन में हमारे इतने क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन सही हुए इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। आर्थिक मंदी रिसेशन की पहचान किससे होती है? स्फीति बढ़ना से होता है, लगातार 2 तिमाहियों में नकारात्मक वृद्धि हो, आयात बढ़ना हो जाता है, निर्यात का बढ़ना हो जाता है। तो इसका उत्तर का इंतजार आपका करेंगे। चलिए देख लेते हैं कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया जाता है? 53 में, 55 में, 59 में या फिर 63 में? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ एवं इसके प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य जो है का प्रमुख होता है, क्योंकि राज्यपाल, तो इसीलिए उसे शपथ भी लेना आवश्यक हो जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। कल जो हमारा सेशन रहेगा ये आपका सेशन रहेगा विज्ञान से रिलेटेड, जिसे जरूर देखिएगा। हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।